आज बात होगी सीआईए के एक ऐसे मिशन की जिसका मकसद सिर्फ जासूसी करना नहीं था, बल्कि असलियत की हदों को ही पार कर जाना था। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है। साल था 1983। दुनिया शीत युद्ध की टेंशन में जी रही थी और उसी वक्त अमेरिकी सेना एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। एक ऐसा तरीका जिससे समय और स्पेस के पार जाया जा सके। और उनका तरीका कोई बड़ी बड़ी मशीनें या स्पेसशिप नहीं, बल्कि इंसान का अपना दिमाग। प्लान था मानव चेतना को यानी कॉन्शियसनेस को हैक करना। पर क्या ऐसा सच में मुमकिन है? ये सारी बातें सामने आई सीआईए की ही एक डीक्लासिफाइड रिपोर्ट से। तो चलिए इस मिशन के पीछे की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये था क्या। इस कहानी में कई अहम किरदार हैं। सबसे पहले तो अमेरिकी सेना की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसने ये सब शुरू किया। फिर आते हैं द मॉनरो इंस्टीट्यूट और उसके फाउंडर रॉबर्ट मॉनरो, जो इस तकनीक के जनक थे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट लिखी लेफ्टिनेंट कर्नल वेन मैकडॉनल्ड ने। और इन सब के पीछे वैज्ञानिक सोच थी इत्ज़ाक बेंटोव की, जिनकी थ्योरी ने ही इस प्रोजेक्ट को एक साइंटिफिक बेस दिया। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया गेटवे प्रोसेस। इसका सीधा सा मकसद था इंसान की चेतना की उन ताकतों को अनलॉक करना जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। मतलब अपनी 5 इंद्रियों से आगे जाकर देखने और महसूस करने की काबिलियत हासिल करना। तो सवाल ये है कि आखिर ये करने का प्लान क्या था। इसका जवाब छिपा है एक खास तरह की साउंड टेक्नोलॉजी में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दिमाग के काम करने के तरीके को बदल सकती थी। इस तकनीक का नाम था हेमी-सिंक। इसका आइडिया ये था कि आवाज़ की तरंगों यानी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके दिमाग के दोनों हिस्सों को, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को, एक साथ एक ही लय में काम करने पर मजबूर किया जाए। बिल्कुल एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने जैसा। अब देखिए ये काम कैसे करता है। ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए, हेडफोन के जरिए एक कान में 100 हेर्ट्ज की आवाज़ दी जाती है और दूसरे कान में 104 हेर्ट्ज की। दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन दिमाग इन दो अलग अलग आवाज़ों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता। वो इन दोनों के बीच के अंतर को यानी 4 हर्ट्ज को एक तीसरी काल्पनिक बीट के तौर पर महसूस करता है। और ये बीट दिमाग को एक बहुत खास स्टेट में ले जाती है जिसे थीटा कहते हैं। ये गहरी नींद और जागने के बीच की वो अवस्था है जहाँ शरीर तो सोया होता है लेकिन मन पूरी तरह जागा हुआ और फोकस्ड होता है। यहीं पर वैज्ञानिक इत्ज़ाक बेंटोव की थ्योरी काम आती है। उनका मानना था कि हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमारा दिमाग बनाता है, बल्कि वो तो ब्रह्मांड की एनर्जी का ही एक हिस्सा है। और हमारा दिमाग वो तो बस एक एंटीना या रिसीवर की तरह काम करता है जो उस एनर्जी को पकड़ता है। और बस इसी एक आइडिया ने सेना के लिए सब कुछ बदल दिया। सोचिए, अगर हमारा दिमाग सिर्फ एक रिसीवर है तो क्या उसे अलग अलग सिग्नल्स पकड़ने के लिए ट्यून नहीं किया जा सकता? बेंटोव की इस थियोरी ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक साइंटिफिक ढांचा दे दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस थ्योरी को असलियत में कैसे इस्तेमाल किया गया। ये गेटवे एक्सपीरियंस एक सफर की तरह था जिसके कई पड़ाव थे। इसे 4 मेन स्टेप्स में बांटा गया। पहला, हेमी-सिंक की मदद से दिमाग को उस थीटा स्टेट में लाना। दूसरा, शरीर की हर एक धड़कन और हर एक सांस को एक ही लय में ले आना। तीसरा स्टेप वो था जहां चेतना को शरीर से अलग महसूस कराया जाता है, जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं। और चौथा और आखिरी स्टेप, समय और स्पेस की दीवारों को तोड़कर उससे भी परे जाना। इस पूरे प्रोसेस में चेतना के अलग अलग फोकस लेवल बनाए गए थे। जैसे फोकस 10 का मतलब था मन जागा है पर शरीर सोया हुआ है। फोकस 12 में जागरूकता शरीर की सीमाओं से बाहर फैलने लगती है। फोकस 15 में समय का बंधन टूटने लगता है। और फोकस 21 में तो दूसरे डायमेंशंस को महसूस करने की बात कही गई है। लेकिन ये सब सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही बड़ा सवाल है कि ये आखिर मुमकिन कैसे हो सकता है। इसके पीछे छिपा है रियलिटी का एक ऐसा मॉडल जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। इसे होलोग्राफिक मॉडल कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा पूरा यूनिवर्स एक बहुत बड़े होलोग्राम की तरह है। मतलब जैसे एक होलोग्राम के छोटे से टुकड़े में भी पूरी की पूरी तस्वीर होती है, ठीक वैसे ही ब्रह्मांड के हर एक कण में पूरे ब्रह्मांड की जानकारी छिपी हुई है।
तो इस मॉडल के हिसाब से हमारी चेतना कहीं जाती नहीं है, वो बस खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करती है जहां वो जानकारी मौजूद है, और वो जानकारी तो पहले से ही हर जगह है। ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया था। सोचकर देखिए, अगर ये सच होता तो असलियत के मायने ही बदल जाते। और बस यहीं से सेना की दिलचस्पी साफ हो जाती है। अगर ये सब सच है तो इसके मिलिट्री इस्तेमाल तो अनगिनत हो सकते थे। किसी भी जगह की जानकारी हासिल कर लेना बिना वहां गए, जिसे रिमोट व्यूइंग कहते हैं, सैनिकों की फैसला लेने की ताकत को बढ़ाना, और यहाँ तक कि शायद दूर बैठे ही किसी चीज पर असर डाल पाना। तो क्या ये प्रोग्राम कामयाब हुआ? आखिर CIA की रिपोर्ट में इसका नतीजा क्या निकला? ये विज्ञान था या सिर्फ एक कल्पना? जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई उसने बहुत ही गोलमोल जवाब दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि थ्योरी के तौर पर तो ये सब मुमकिन लगता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए जो सबूत हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। मतलब एक तरह से ना हाँ ना ना। भले ही सेना ने इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। इसने न्यूरोसाइंस और मेडिटेशन पर होने वाली रिसर्च को बहुत प्रभावित किया। 2003 में जब ये रिपोर्ट पब्लिक हुई तो इसने पॉप कल्चर में भी खूब धूम मचाई। द मोनरो इंस्टीट्यूट आज भी लोगों को ये तकनीकें सिखाता है, और सबसे बड़ी बात, इसने हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक मान्यताओं और मॉडर्न फिजिक्स के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये गेटवे प्रोसेस क्या था? क्या ये विज्ञान का एक बंद रास्ता था जिसे छोड़ दिया गया, या फिर ये असलियत के स्वभाव को समझने का एक नक्शा था जिसे हम आज तक पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं? इसका जवाब शायद अब भी कहीं बाहर मौजूद है।